हेलो एवरीबॉडी। ये हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम 7th क्लास का जो है 7th चैप्टर पढ़ेंगे, जनजातियाँ, खाना बदोश। और एक जगह जो है ये बसे हुए समुदाय जो थे या फिर जो घुमक्कड़ समुदाय थे, एक जगह से दूसरी जगह जो आया जाया करते थे, जो जनजातियाँ थी या खाना बदोश थे, इनके बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। आप देखा है हमने कि जो इससे पहले अध्यायों में हमने पढ़ा है कि जो राज्य थे, राज्यों के नए नए जो है राजा बने। कुछ अक्षत्रिय राजा हुए, कुछ राजपूत राजा हुए, और सबसे ज़्यादा जो किसी ने शासन किया है वो मुग़लों ने किया है। तो इसके बाद जो है मुग़लों का पतन भी हमने देखा है, कैसे मुग़लों का पतन हुआ है। तो ऐसे में जो है कई राज्यों के जो है कई राज्य बने, उनके पतन भी हुए। तो ऐसे में अलग अलग जो कलाएँ थी, जो दस्तकारियाँ थी, वो जो है अलग अलग शहरों में जो है फल फूल रही थी। ऐसे में जो है कई लंबे समय के बाद जो है महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी समाज में देखने को मिले। अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीक़ों से विकसित हुए हैं, यानी जो समाज बना उसमें अपने अलग अलग रीति रिवाज थे। ऐसा क्यों हुआ, इसमें हम देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि समाज वर्ण के अनुसार जो है बटे हुए थे। ब्राह्मणों ने जो है 4 वर्ण बनाए थे। तो ऐसे में जो ब्राह्मणों द्वारा कुछ नियम बनाए गए थे, तो राजाओं के द्वारा तो उन्हें स्वीकार किया जा रहा था, लेकिन इससे जो है ऊंच नीच और अमीर गरीब जो है बहुत ज़्यादा समाज में बढ़ गया था। तो ऐसे में अगर हम दिल्ली के जो सुल्तान हुए हैं, मुग़लों की बात करें, तो उनके काल में भी जो ये श्रेणीबद्ध जो समाज बना, उसके जो है ये जो समस्या थी ये और ज़्यादा जटिल उस समय में हो गई थी। बात करते हैं बड़े शहरों से परे यानी जनजातीय समाज की। अलबत्ता दूसरी तरह के समाज जो है उस समय मौजूद थे। वैसे तो कई तरह के समाज मौजूद थे उस समय, 4 वर्णों में समाज को बांटा गया था। तो ऐसे में कुछ जनजातियाँ भी थी। जैसे ब्राह्मणों की बात करें तो जो समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए, जो मतलब कि उनके द्वारा जो भी वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, जो नियम ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए थे, कुछ लोग थे, मतलब समाज के कुछ लोग तो उनके क्रम कांडों को मानते थे। लेकिन जो है अक्सर ऐसे समाज जो मतलब कुछ तो मानते थे, लेकिन जो जनजातियाँ होती थी वो इनके मतलब जो भी इनके कर्म कांड थे उन्हें नहीं मानते थे। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातीदारी के बंधन से जुड़े होते थे। जनजातियाँ जो है खेती से जो जनजाति होती थी वो खेती से अपनी आजीविका चलाती थी, या फिर अगर बात करें तो वे शिकारी थे, मतलब शिकार करते थे, जानवरों का संग्रह करते थे आसपास के जंगलों से। तो जो जनजातियाँ होती थी वो ज़्यादातर घुमक्कड़ और जंगलों में रहने वाली ही होती थी। जनजातियाँ क्या तो जो है एक संग्राहक के रूप में थी, या फिर वे पशुपालक करते थे। ऐसे में जो है निवास स्थान जो भी वो मतलब जो डिपेंड थे, तो वो ज़्यादातर प्राकृतिक जो संसाधन थे उस पे ही वे डिपेंड रहते थे, और उसी में जो है उनकी जो भी गतिविधियाँ थी वो प्रकृति के अनुसार ही जो है मिली-जुली प्रकृति के अनुसार ही वे अपने जीवन का निर्वाह करते थे। कुछ जनजातियाँ जो है खाना बदोश भी होती थी, एक जगह से दूसरी जगह यानी जाती थी, इन्हें हम घुमक्कड़ जनजाति भी कह सकते हैं। ऐसे समूह संयुक्त रूप से चारागाहों पर जो है नियंत्रण रखते थे, यानी जहाँ पर बहुत बड़े बड़े चारागाह हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जो घास के बड़े मैदान होते थे, तो ऐसे में जो है उन पर ये नियंत्रण रखते थे, और खुद नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा भी ये करते थे। इस महाद्वीप के मतलब जो महाद्वीप था, भारतीय उपमहाद्वीप था, जो इस हिस्से में बड़ी जनजातियाँ भी रहती थी। सामान्यतः जो जनजाति रहती थी वो जंगलों, पहाड़ों और रेगिस्तानों में जो है ये इनका निवास स्थान था। कुछ दुर्गम जगह ही थी जहाँ पे जो है इनका निवास स्थान होता था जनजातियों का। कभी कभी जो जाति होती थी वो विभाजन पर आधारित होती थी। अधिक शक्तिशाली जो समाज होते थे वो जो है उनका टकराव जो टकराव था वो आपस में होता रहता था।
जनजातियाँ अपनी आज़ादी को जो है इन्होंने बरकरार रखा और ये अपनी संस्कृति को बचाते हुए जो है आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ना जो जनजाति आधारित मतलब जाति आधारित और जनजातीय समाज जो होता था, दोनों अपनी विविध किस्म को जो उनकी ज़रूरतें थी उन पर ही निर्भर रहते थे। जैसे वो है पशुपालक पर जो है अपना जीवन निर्वाह करते थे, जो है पशुपालक हुए या फिर संग्राहक हुए, उन पर क्योंकि ये जंगलों में रहते थे तो ऐसे में इनका जो है जीवन निर्वाह करने का वही एक साधन था। या फिर खानाबदोश की बात करें तो ये जो चारागाह होते थे अपने पशुओं को चराने के लिए उन पर नियंत्रण रखते थे। ये एक जगह से दूसरी जगह घूमकर व्यापार करते थे। तो ऐसे में जो है समाज को इन्होंने बदलने का जो है इन जनजातियों ने किया है। बात करें जनजातीय लोग कौन थे, तो जो जनजातीय जो लोग थे वो मुसाफिर थे। मुसाफिरों ने जो भी जनजातियों के बारे में जानकारी दी है वो कहते थे कि अब ये जो जनजाति होती थी ये जो है जनजातीय लोग भी लिखित जो है दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन ये इनके मतलब अलग अलग रीति रिवाज थे, अलग अलग अपनी परंपराएं थी जिनका ये संरक्षण करते थे। यानी ये अपनी जो भी पुरानी धार्मिक संस्कृति थी उन्हें बचाने का कार्य ये करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी, यानी ये अपनी जो परंपराएं इनकी होती थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी। आज की बात करें तो इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए वांछित परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। यानी जो भी इनकी परंपराएं थी, परंपराओं को ही देखकर जो है इनके बारे में मतलब जनजातियों के बारे में पता लगाते हैं। जनजातीय लोग जो है भारत के कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। किसी भी जो जनजाति का इलाका है प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जो है जनजातियाँ ऐसी होती थी जिनका पूरे जो है बात करें एक राज्य की मतलब एक इलाके की तो उस पर पूरी तरह से नियंत्रण रहता था। पंजाब में एक जनजाति पाई जाती थी मतलब मिलती थी 13वीं और 14वीं सदी जो हुई है उसमें खोकर जनजाति जो आज भी वहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन उनका जो आज का उनका रहन सहन है वो उस समय के अनुसार नहीं है। आज वे लोग उनका जो रहन सहन है वो बदल गया है, उनकी परंपराएं जो है थोड़ी बदल गई है। तो ऐसे में जो एक खोकर जनजाति थी आज भी देखने को मिलती है। और बाद में जो है जो ये खोकर थी ये खक्कर जो है जो खक्कर ये कहलाए बाद में। और इनके जो मुखिया थे कमल खान जो बादशाह अकबर थे उन्हें जो है मतलब बादशाह अकबर ने इन्हें जो कमल खान थे इन्हें मनसबदार बनाया था। यानी हम कह सकते हैं कि जो खोकर खक्कर जनजाति थी इसे भी जो है एक मतलब हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस उस समय दी गई थी। मुल्तान और सिंध का जो इलाका था मुग़लों के द्वारा अपने अधीन कर लिया गया था। तो अपने अधीन कर लेने से पहले वहाँ पर लगे हैं और अरगुन जो हम कह सकते हैं कि अरगुन लोगों का प्रभुत्व जो है उस क्षेत्र पर पूरी तरह से था। ये भी हम कह सकते हैं एक तरह का समाज था मतलब जनजाति थी। उत्तर पश्चिम में एक शक्तिशाली जनजाति और हुई है जिसे बलोच कहा गया है। बलोच की अगर हम बात करें तो आज भी हम जो बलूचिस्तान कहते हैं पाकिस्तान का जो मतलब पाकिस्तान के पास में जो इलाका है बलूचिस्तान वहाँ पे एक जनजाति रहती है जो है एक जनजाति रहती है आज भी जिन्हें बलूच और उन्हीं जनजाति के नाम पर जो उस इलाके का नाम है यानी बलूचिस्तान पड़ा है बलोच जिन्हें कहा गया है। और जो बलोच थे वो छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। यहाँ पे एक और पश्चिमी हिमालय में एक गडरिया जनजाति भी पाई जाती है। आज भी हम मतलब गडरिया जनजाति को अपने आसपास के इलाकों में देख सकते हैं। गडरिया जनजाति हम कह सकते हैं कि जो है उस समय हिमालय में जो है ये देखने को मिलती थी। इसके बाद जो मतलब उपमहाद्वीप का जो उत्तर पूर्वी इलाका था वहाँ पे नागा और अहोम जो जनजाति थी वो मिलती थी। नागा और अहोम जनजाति का अगर हम कनेक्ट करें तो बहुत ज़्यादा मतलब जो अंग्रेज़ों का शासन आ गया था तो उसमें जो है इन्होंने कई आंदोलन चलाकर जो है जो इन पर कई तरह के कर जो अंग्रेज़ों ने लगाए थे तो इनके खिलाफ जो है
अहोम और नागा जनजातियों ने बहुत से जो है आंदोलन किए थे। तो जो ये जनजाति थी ये उत्तर पूर्वी इलाकों में पाई जाती थी और इन जातियों के अलावा कई अन्य जातियां भी हुई है, मतलब जनजातियां हुई है जिनका पूरी तरह से इन क्षेत्रों पर प्रभुत्व रहा है। झारखंड के इलाकों में 12वीं शताब्दी के आसपास से एक चेर सरदारशाहियों की मतलब एक हम एक समाज कह सकते हैं उसका उदय हो चुका था और बादशाह अकबर के जो सेनापति थे मानसिंह यानी राजा मानसिंह 1951 में इन्होंने चेर लोगों पर हमला किया था और जो राजा मानसिंह थे इन्होंने जो है चेर जो ये समाज था इसे जो है परास्त कर दिया था और बाद में अच्छा खासा माल इकट्ठा कर लिया था इनसे और अपने अधीन इनको बना लिया था। औरंगजेब के समय मुगल सेनाओं ने जो चेर ये जनजाति थी इनके मतलब लोगों के कई इलाकों पर कब्जा किया। इस जनजाति को जो है अपने अधीन थी यानी अपने अधीन इन्हें बना लिया था जो औरंगजेब थे, मुगल थे यानी। इसमें एक महत्वपूर्ण जाति भी हुई है मुंडा और संथाल जनजाति। ये उड़ीसा और मतलब अगर हम मुंडा और संथाल जनजाति की बात करें तो ये खास तौर पर उड़ीसा और बंगाल वाले क्षेत्र में मिलती थी। कर्नाटक और महाराष्ट्र की जो पहाड़ियाँ हुई है वहाँ पर जो है कोली और बेराद जो जनजाति थी वो देखने को मिलती थी जो है और अन्य जनजाति यानी कोली और बेराद के साथ अन्य जनजातियाँ भी वहाँ पे निवास करते थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। आज भी जो है हमें कुछ जनजातियाँ मतलब देखने को मिल जाती है। हालांकि जो दक्षिणी कोरागा जो वेतर मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की जो आबादी थी वो इनकी आबादी से कहीं अधिक ज़्यादा थी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भील जनजाति है जो हिरणों का शिकार करती थी। हमने पढ़ा है कि जो जनजातियाँ होती थी ये शिकार पर या फिर संग्राहक यानी जो क्योंकि जंगलों में रहते थे तो आसपास के जो कंदमूल फल होते थे उन पर ये डिपेंड रहते थे, पशुपालक पर डिपेंड रहते थे। भीलों की जो भील जनजाति है वो पश्चिमी और मध्य भारत में जो है फैली हुई थी। 16वीं शताब्दी का जो अंत होता है उसके अंत के समय जो है जो खेतिहर और यहाँ के जो जमींदार थे ये जो भील जनजाति थी ये जमींदार यहाँ पे बन चुके थे। भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक भी बने। मौजूदा जो छत्तीसगढ़ मतलब आज के समय में जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर बड़ी संख्या में जो है गोंड लोग मतलब गोंड जनजाति आज भी पाई जाती है। खानाबदोश और घुमंतू लोगों की अब बात कर लेते हैं। जो खानाबदोश लोग थे ये चरवाहे यानी अपने जानवरों के लिए चारागाह पर जो है डिपेंड रहते थे, चारागाह पर अपना नियंत्रण रखते थे क्योंकि जो है जानवर जो होते थे उनसे इन्हें दूध की प्राप्ति होती थी। पशुचारी उत्पाद पर ये निर्भर रहते थे। खेतिहर गृहस्थों से ये अनाज, कपड़े, बर्तन और जो है ऐसी ही कई प्रकार की चीज़ें लेते थे। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो है घुमंतू लोग ही है जो एक जगह से दूसरी जगह जो है घूमते रहते थे और जो है व्यापार की तो मतलब व्यापार भी करते थे। ये जो ऊन होती थी, घी जो होता था क्योंकि ये पशुपालन करते थे। ऊन की बात करें तो भेड़ ये रखते थे, मतलब पशुओं का पालन ये करते थे तो भेड़ का पालन करते थे, उससे ऊन प्राप्त होती थी। घी जो है घी ये लोग बनाते थे तो ऐसे में जो है ये विनिमय करते थे यानी उसे बेचते थे। कुछ खानाबदोश जो होते थे जानवरों के सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे यानी जो सामान है जो बड़े राजा होते थे या फिर हम कह सकते हैं कुछ व्यापारी होते थे तो उनके सामान ढोने का कार्य भी करते थे। और जो है जो घुमंतू लोग थे ये एक जगह से दूसरी जगह सामानों की खरीद और जो है बिक्री ये करते थे। अब बंजारों की बात कर लेते हैं। बंजारा भी एक जनजाति थी, आज भी देखने को हमें मिलती है। बंजारा भी मतलब खानाबदोश जनजाति थी, एक जगह से दूसरी जगह जाकर ये व्यापार करते थे और उनका जो कारवा होता था, कारवा यानी एक समूह होता था जिसे टांडा कहा जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, आगे हम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आगे के अध्याय में पढ़ेंगे।
ये बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। यानी बंजारों के पास जो पशुपालक या मतलब जो पशु होते थे उन पशुओं के द्वारा जो है बंजारे बाजारों में अनाज मतलब ले जाते थे बादशाह की तरफ से। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्करण में लिखा भी है कि बंजारे विभिन्न इलाके से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियान के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई से मतलब जो है खाने पीने की जो वस्तुएं थी सेना के पास ले जाते थे ये अपने पशुओं के जरिए। और किसी भी विशाल सेना के लिए ये कम से कम जो है हम कह सकते हैं कि 1 लाख बेल अनाज जो है मतलब ढोते होंगे। हम मतलब यहाँ कह सकते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा बेल इनके पास थे जो सेना के जो अभियान होते थे उनके पास जो है खाद्यान्न की वस्तुएं भेजते थे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश की अगर बात करें तो जो घुमंतु लोग ये होते थे पशुचारी का जो है ये मतलब पशुचारी होते थे, पशुओं को पालते थे। ये अपनी रेवंड और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह पर ये घूमते थे। अपना नियंत्रण पूरी तरह से चारागाह पर रखते थे ताकि इनके जो पशु है वो जो है चारा चर सके। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले, नर्तक, गायक और अन्य तमाशबीन जो भ्रमणशील समूह है उनका भी अपना जो है काम धंधा अलग अलग होता था। मतलब कि जो है जो काम इनके होते थे वो अलग अलग होते थे। यहाँ पे बंजारों की बात की गई है। बंजारे जो होते थे मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक कहानी यहाँ पे दी गई है। अंग्रेज व्यापारी जो हुए हैं, एक अंग्रेज व्यापारी थे और फिर जो है इन्होंने एक मंडी में, क्योंकि ये जो बंजारे होते थे ये अनाज को लेकर मंडी में जाया करते थे, तो उसी मंडी का क्योंकि ये अनाज बेचा करते थे वहाँ पे मंडी में जाकर, पीटर मंडी में, तो ऐसे में जो है एक अंग्रेज व्यापारी ने जो है बंजारों का वर्णन इसमें किया है। कई जो पशुचारी जनजातियाँ होती थी जैसे बंजारे हम कह सकते हैं, तो ये मवेशी और जो घोड़े होते थे या फिर जो अन्य जो जानवर होते थे यानी जो ये पशुपालन करते थे, ये उन्हें जो है संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम भी करते थे। यानी जो जैसे हम कह सकते हैं जो व्यापारी होते थे या फिर राजा होते थे, घोड़ों को मतलब जो सेनापति होते थे ये सेनापति को अपने घोड़े बेच देते थे, जो है मतलब राजाओं को बेच देते थे, व्यापारियों को बेच देते थे। तो जो है ये छोटे मोटे जो फेरी वाले होते थे जातियाँ जो एक गाँव से दूसरे गाँव में अपने व्यापार के लिए जो है भ्रमण करती थी, तो ऐसी जनजातियाँ भी इनमें देखने को मिलती है। लोग रस्सी और सरकंडी की चीज़ें, फूस की चटाई, मोटे बोरे जैसे माल बनाते थे और ये बेचते थे। मतलब जो ये जनजातियाँ होती थी ये चटाई जो इस्तेमाल की जाती थी, जो रस्सियाँ होती थी उस समय, तो आज भी देखने को मिलती है, सरकंडी की कुछ चीज़ें होती है। तो ऐसे में जो है ये एक जगह से दूसरी जगह घूमकर जो है इन चीज़ों का जो है व्यापार करते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग जो घुमंतु भिक्षुक होते थे वो भी सौदागरों का काम करते थे, यानी खरीदने और बेचने जो वस्तुएं होती थी उनका काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियाँ थी जो विभिन्न नगरों और गाँवों में कमाई के लिए अपने कला का प्रदर्शन करती थी। हम आज भी आज तो ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ समय पहले तक देखने को मिलता था। जो बंजारे लोग थे वो अलग अलग करतब जो है दिखाया करते थे। नर्तक मतलब जो है हम कह सकते हैं कि गायक तमाशबीनों यानी अलग अलग जो है वे तमाशे दिखाया करते थे, गायक होते थे, गाने गाकर वो दिखाते थे। तो ऐसे में जो है उनकी यह कला जो है कमाई का एक साधन जो है मानी जाती थी। बदलता समाज और नई जनजातियाँ, ये जो है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदलती रही समाज की ज़रूरतें भी बढ़ती गई। आज भी हम देखते हैं कि जैसे जैसे जो है अर्थव्यवस्था बदल रही है तो समाज में आज भी जो है परिवर्तन हमें टाइम टू टाइम देखने को मिल रहा है।
नए हुनर से लोगों की नए जो हुनर थे, मतलब नई जो कलाकारी थी, उनकी लोगों को आवश्यकता पड़ने लगी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी थी। जो वर्ण बनाए गए थे ब्राह्मणों के द्वारा, 4 वर्ण बनाए गए थे, तो उसमें अलग अलग जातियां जो है हम कह सकते हैं उभरने लगी थी, बनने लगी थी। ब्राह्मणों के बीच भी नई जातियां सामने आई थी। हम आज भी देखते हैं ब्राह्मणों में जो है 2 जनजातियां होती है। एक तो शर्मा जिन्हें कहते हैं, शर्मा हम कह सकते हैं, और एक जिन्हें पांडे कहते हैं। तो 2 जनजातियां ये, यानी ब्राह्मणों में भी जनजातियां सामने आने लगी थी। दूसरी ओर कई जनजातियां सामाजिक समूह और जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया था। कुछ जनजातियों को जो है जातियों का दर्जा दे दिया गया था। इसमें कुछ जो मतलब जो हम कह सकते हैं, जैसे सुनार हुए हैं, लोहार हुए हैं, बढ़ई, राजमिस्त्री जो हुए हैं, उनके ब्राह्मणों के द्वारा जातियों के रूप में इन्हें मान्यता दे दी गई थी, और वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का ये आधार बाद में बनी थी। 11वीं और 12वीं सदी जो है आते आते अक्षत्रियों के बीच जो है नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हो गया था। यानी जो समाज थे, अलग अलग समाज को हम देखते आ रहे हैं, तो उसमें जो गोत्र थे, गोत्र हम कह सकते हैं सरनेम टाइप जो है, सरनेम हम लगाते हैं, तो ऐसे में राजपूतों में अलग अलग गोत्र जो है आने लगे थे, और गोत्रों की जो है ताकत वो बढ़ने लगी थी। कुछ हूण, चंदेल, चालुक्य, कुछ दूसरी वंश परंपराओं से ये लोग आते थे। इनमें से कुछ जनजातियां भी थी जिन्हें बाद में जाति में परिवर्तित कर लिया गया था, और बाद में कई कुल जो है राजपूत मान लिए गए थे। पहले ये राजपूत नहीं थे, लेकिन कुछ जनजातियां ऐसी बनी जिनका प्रभुत्व बहुत ज़्यादा रहा। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे अकबर ने जो है एक जो मुखिया हुए हैं उन्हें वंशबदार भी बना दिया था। तो ऐसी कुछ जनजातियां हुई है जो बाद में जातियों में परिवर्तित हो गई थी। कुछ जनजातियों को जातियों में परिवर्तित करने के बाद जो है राजपूत में उन्होंने अपने आप को परिवर्तित कर लिया था। कृषि वाले क्षेत्रों में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिले। शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। शासकों के रूप में अगर बात करें तो राजपूत जो गोत्र के उदय थे, उनके उदाहरण की बात करें तो जो जनजातियां जो समाज था, धीरे धीरे ब्राह्मणों का समर्थन जो है जनजाति जो जाति व्यवस्था थी उनका हिस्सा ये बन गई थी। लेकिन कुछ जनजातियां परिवार के ही शासक वर्ग में शामिल हो गए थे। कुछ जो बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जनजातियां हैं वो ही जो है इस समाज में, यानी जनजाति से जाति बनने के समाज में अपनी जगह बना पाई थी। दूसरी तरफ जो पंजाब और सिंध वाला इलाका था, उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था, वहाँ पे प्रभुत्वशाली यानी जो है जो जनजातियाँ थी वहाँ पर जो अपना प्रभुत्व रखती थी, जो है वहाँ पे पहले इस्लाम उन्होंने जो है मतलब अपना लिया था कुछ जनजातियों ने, तो वे जाति व्यवस्था को ये लोग नकारते थे, ये जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे। आज भी हम देखेंगे तो जाति व्यवस्था जो इस्लाम है उसमें नहीं मानी जाती है, सिर्फ अपनी पहचान को बदलने के लिए जो है जो जाति है वो बताई जाती है, मतलब अपनी पहचान को डिफाइन करने के लिए। ऐसे में जो है इस्लाम धर्म में जाति व्यवस्था को बिल्कुल नकारा गया है। वो लोग अपने को सिर्फ मुस्लिम मतलब इस्लाम जो है कहलवाना ही पसंद करते हैं। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार की गई थी। सनातन धर्म में अगर देखें तो अलग अलग जातियां हैं, और जो गैर बराबरी यानी जो मतलब जाति की बराबरी नहीं कर सकते, जैसे जनजाति थी जो है सामाजिक व्यवस्था जो है इनमें आने लगी थी। ये समाज में जो है ऊंच नीच का जो है फर्क इसमें बढ़ने लगा था। ऐसे में राज्यों की उत्पत्ति, जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव हमने देखे। इतिहास के कई महत्वपूर्ण जो है इससे जो है मतलब हम कह सकते हैं कि देखने को भी मिलते हैं, जैसे कि एक गोंड महिलाएं हैं, मतलब ये एक गोंड महिला आप देख पा रहे हैं। गोंड लोग गोंडावन नामक
विशाल जो प्रदेश था, यानी जंगल का जो क्षेत्र था वहाँ पर रहते थे। और ये जो है अपनी मतलब हम कह सकते हैं कि कृषि पर निर्भर थे और कृषि की ही ये खेती करते, यानी बदल बदल कर ये खेती करते थे, अलग अलग तरह की ये खेती करते थे। गोंड जनजाति छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी और प्रत्येक कुल का अपना एक राजा होता था जो अपनी राय के अनुसार उस कुल को चलाता था। समय के साथ जो दिल्ली के सुल्तान हुए हैं उनकी ताकत घटने लगी थी। हमने देखा है कि मुगलों का जो शासन है, मतलब जो शासन था उसका पतन होने लगा था। तो उस समय बड़े बड़े जो गोंड राज्य थे, छोटे गोंड सरदारों पर ये हावी होने लगे थे। तो ऐसे में अकबर के शासनकाल का जो इतिहास, अकबरनामा जो उन्होंने लिखा है उसमें गंड कटका के जो गोंड राज्य में जो है 70,000 गांव थे, उसका उल्लेख जो है अकबरनामा में किया गया है। इन राज्यों की अपनी प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत थी और जो राज्य थे वो गढ़ों में विभाजित हो गए थे, छोटे छोटे गढ़ बन गए थे। गढ़ से हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे मतलब कुछ इलाके बन गए थे और जो गोंड कुल के नियंत्रण में थे। ये जो है 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 गांव कहा जाता था। 84 उप विभाजन बर होतों में होता था, जो 12-12 गांव को मिलाकर बनते थे, यानी 12-12 गांव का एक जो है अलग अलग हम कह सकते हैं कि एक समूह के रूप में, मतलब अलग अलग गांव बना दिए गए थे, जिन्हें 84 बरहत कहा गया। बड़े बड़े राज्यों के जो उदय हुए हैं उनमें गोंड समाज के जो मतलब चरित्र था, यानी जो उनके अपना जो समाज था उसे बदल दिया था और जो है बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया था। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त करना शुरू कर दिया था। हम यहाँ पे ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मणों को शुरू से ही राजाओं के द्वारा जो है मतलब भूमिदान किया जाता था। तो ऐसे में जो बड़े गोंड राजा हुए हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ बड़े जो मतलब एक संपन्न गोंड राज्य थे, तो वो जो है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देते थे। इससे जो है गोंड जो राजा हुए वो अधिक और ज़्यादा प्रभावशाली होते चले गए थे। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त होने, मतलब जो गोंड सरदार थे वो जो है राजपूतों के समान ही अपनी मान्यता चाहते थे। इसलिए कंटकटका के जो गोंड राजा अमन दास ने जो है एक जो मतलब अपने आप को एक संग्राम शाह की उपाधि जो है इन्हें अपने आप को दे दी गई थी। और बाद में इन्होंने जो इसके जो पुत्र थे दलपत महोबा ने चंदेल के राजपूत राजा जो हुए सालबहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। ये यहाँ पे आप एक गोंडवान राज्य देख सकते हैं, गोरवा, कालीगंगा, नर्मदा नदी के किनारे, ये आप देख सकते हैं गोराहा। बाईरोगढ़ जो चारूगढ़ है, मांडला है, ये एक जो है गोंडवान इलाका था। तो यहाँ पे जो है क्योंकि राजकुमारी दुर्गावती से इसने विवाह कर लिया था, लेकिन दलपत की मृत्यु जो है बहुत कम समय में हो गई थी। तो दुर्गावती जो है बहुत योग्य थी, उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन किया और कमान संभाली थी। उस समय जो है राज्य में बहुत ज़्यादा विस्तार देखने को मिला और 1565 में जो आसिफ खान है, मुगलों ने जो है जो आसिफ खान है मुगल थे, तो उसकी सेना ने गढ़कंटका पर हमला कर दिया था और रानी दुर्गावती ने जो है यहाँ पर जो रानी दुर्गावती थी उसकी हार हुई थी और समर्पण करने के बजाय उसने मर जाना बेहतर समझा था और उसका जो पुत्र था तुरंत बाद जो है लड़ता हुआ मारा गया था। तो यहाँ पे गोंड जो जनजाति थी वो अपने आप को जो है राजपूतों में सम्मिलित करने लगी थी। तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पे देखें तो अपने जो है राजपूत दिखाने के लिए, मतलब अपनी जनजाति को राजपूतों में मिलाने के लिए एक राजपूत सरदार से भी विवाह यहाँ पे किया गया था। ये एक नक्काशीदार दरवाजा प्राप्त हुआ है जो गोंड जनजाति बक्सर क्षेत्र जो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। इसमें गढ़कटका की बात करें, गढ़कटका एक समृद्ध
राज्य माना जाता था। इसमें हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करके व्यापार से जो है खासा धन मतलब अच्छा खासा धन कमाया जाता था। जब मुगलों ने जो है गोंडों को हराया था तो जो है उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के, हाथी जो है भारी मात्रा में उनसे जो है ले लिए थे। अपना कब्जा राज्य पर पूरी तरह से कर लिया था और जो शेषवीर नारायण के चाचा चंदेर शाह को जो है पूरा जो कटगा का इलाका था वो दे दिया था। गढ़कंटका के पतन के बावजूद गोंड राज्य उस समय चलता रहा, लेकिन काफ़ी कमज़ोर ये हो गए थे। बाद में जो शक्तिशाली बुंदेल मराठा हुए हैं उनके खिलाफ भी इन्होंने संघर्ष किया, परंतु ये उसमें असफल रहे थे। अहोम की बात करें तो अहोम भी एक जनजाति हुई है। मौजूदा अगर क्षेत्र की बात करें तो जो म्यांमार वाला क्षेत्र है वहाँ पर जो है अहोम जनजाति होती है। 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में ये जो 13वीं शताब्दी थे ब्रह्मपुत्र घाटी में अहोम जनजाति पाई जाती थी। इन्हें भूविया या भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अपने राज्य की इन्होंने स्थापना की थी। 16वीं सदी के दौरान जो है जो हम कह सकते हैं कोच हाजो हुए हैं, राज्यों ने अपने राज्यों में इन्हें मिला लिया था। ये जनजातियाँ जो है क्योंकि जो अहोम जनजाति थी, जो छोटी जनजातियाँ आसपास होती थी तो उसे भी इन्होंने अपने अधीन क्षेत्र में कर लिया था और अहोमों ने एक बड़ा राज्य अपने लिए बना लिया था। 1530 के दशक में आते आते जो आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल इन्होंने करना शुरू कर दिया था और 1660 तक इन्होंने उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण भी जो है करने में ये सक्षम हो गए थे। अहोमों की बात करें तो अहोम जो जनजाति थी, इनका जो हम कह सकते हैं कि जो अंग्रेज बाद में आए, अंग्रेजों ने जो इनके खिलाफ जो है कर कई तरह के, क्योंकि जनजाति थी तो जंगलों में रहती थी तो जो है पूरी तरह से ये जंगल पर वहाँ की जो फसल थी उस पर निर्भर थी, तो वहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा कर लगाना शुरू कर दिया था। तो ऐसे में अहोम जनजाति ने भी जो है पूरी तरह से कई आंदोलन जो है अंग्रेजों के खिलाफ चलाए थे, क्योंकि इन्होंने बारूद और तोपों का निर्माण भी कर लिया था। तो ये बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ अंग्रेजों से लड़े थे। अहोम लोगों को जो है दक्षिण पश्चिम का जो आक्रमण का सामना बहुत ज़्यादा इन्हें करना पड़ा था। 1662 में मीर जुल्मा के नेतृत्व में मुगलों ने जो है अहोम राज्य था उस पर हमला किया था, लेकिन जैसे कि हमने अभी देखा कि बहुत बहादुरी से इन्होंने मुगलों का सामना किया था, लेकिन अहोम इसमें जो है पराजय का सामना अहोमों को इसमें करना पड़ा था। उस क्षेत्र पर मुगलों का जो है पूरी तरह से नियंत्रण तो हो गया था, लेकिन ये ज़्यादा समय तक जो मुगल थे वहाँ पर टिक नहीं पाए थे। अहोम जो राज्य था वो बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों ने जबरन काम किया जाता था वे पाइक कहलाते थे, यानी वहाँ पे जो है जो जनजातियों से जो है जबरन कर जबरदस्ती वहाँ पे कर जो है कार्य कराया जाता था, तो जो कार्य करते थे उन लोगों को पाइक कहा जाता था। अहोम राज्य एक जनगणना की गई थी और प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में जो है जो काम करने वाले लोग थे जो है वहाँ पे जिस क्षेत्र की ज़्यादा आबादी थी जनगणना के बाद, तो वहाँ पे जो है काम करने के लिए लोगों को भेजना होता था। कई जो इस प्रकार जो है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह इन्हें कार्य करने के लिए जाना होता था जनगणना के अनुसार, तो ऐसे में जो अहोम कुल था वो टूट गया था और 17वीं शताब्दी तक जो है पूर्वार्ध होते होते प्रशासन जो है वो खासा केंद्रीकृत हो चुका था। जो वयस्क पुरुष थे युद्ध के दौरान सेना में अपनी जो है सेवाएं देते थे। कुछ समय बांध, सिंचाई व्यवस्था जो है इत्यादि के निर्माण, अन्य सार्वजनिक जो कार्य थे उसमें जो है ये जुटे रहते थे। अहोम लोगों ने चावल की खेती के अलग अलग तरीके अपनाए थे। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था, यानी जो समाज था अलग अलग जो कुल थे उसके उसे खेल कहा गया अहोम समाज में। और वहाँ के जो दस्तकार थे वो बहुत इस कुल में जो दस्तकारों की जो संख्या थी
क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आते थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे और किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी और समुदाय की सहमति के बगैर राजा इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी तक आते आते ब्राह्मणों का प्रभाव इन पर बढ़ने लगा था और ये मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में अनुदान में दी गई थी। सिम सिंह जो 1714 से 1744 काल में जो हिंदू धर्म के प्रधान धर्म, क्योंकि जो हिंदू धर्म था वो एक बड़ा धर्म बन गया था, क्योंकि ब्राह्मणों ने मंदिर बनाने शुरू कर दिए थे। राजाओं के द्वारा जो ब्राह्मण थे उन्हें भूमि अनुदान दिया जा रहा था, तो ऐसे में वे मंदिरों का निर्माण कर रहे थे। तो हिंदू धर्म एक बड़ा धर्म उस समय बन गया था। हालांकि जो जनजातियां थी वो अपनी परंपराओं के अनुसार चलती थी, लेकिन जो जनजातियां थी हिंदू धर्म के आने के बाद भी हिंदू धर्म अपनाने के बाद भी जनजातियों ने जो है अपनी जो उनकी पारंपरिक आस्थाएं थी उन्हें पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों के अनुदान को जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को इसमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। बुरंजी नामक एक ऐतिहासिक कृति रही है। अहोम भाषा में इसे जो है असम में लिखा गया था, क्योंकि असम के क्षेत्र में जो है अहोम जनजाति ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पर जो इस चैप्टर का जो निष्कर्ष है वो उसकी बात करें तो जो है अलग अलग इस समय जो ये हमने चैप्टर में पढ़ा है, अलग इस महाद्वीप में जो है कई परिवर्तन हमने देखे हैं। जनजाति इसमें लोग देखे हैं कैसे एक दूसरे के साथ ये लगातार संपर्क में आते रहे। वर्ण व्यवस्था होने के बावजूद भी समाज में कैसे जनजातीय लोगों ने जो है अपनी जो परंपराएं थी उनका आदान प्रदान किया। समाज में अनुकूलन बदलाव हुए उसकी प्रक्रिया कैसे चली। विभिन्न प्रकार की जीविकाएं इन्होंने अपनाई, चाहे वो पशुपालक हो, जो खानाबदोश लोग थे, चारागाह पशुपालन करते थे, संग्राहक करते थे, शिकारी जो होते थे जानवरों का शिकार ये लोग करते थे। कई जातीय व्यवस्था थी। सनातनी हिंदू धर्म थे जो है हिंदू और कुछ जो जाति जो जनजाति थी उन्हें पूरी तरह से कुछ ने तो हिंदू धर्म को पूरी तरह से नकार दिया था, क्योंकि वे अपनी परंपराओं के अनुसार चलते थे। तो ऐसे में जो है राजनीतिक रूप से भी ये ताकतवर बहुत ज़्यादा हो गए थे। ताकतवर की बात करें तो जैसे गोंड जनजाति थी, इन्होंने अपने आप को राजपूत में परिवर्तन कर लिया था। साम्राज्यों के संघर्ष में स्थिति जो है कई जटिल राज्य ऐसे हुए हैं जहाँ पर साम्राज्यों का संघर्ष भी देखने को मिला है। मंगोल की बात करें तो जो है इतिहास में प्रसिद्ध पशुचारी शिकारी संग्राहक एक मंगोल जनजाति हुई है। ये मध्य एशिया के जो घास के मैदान जिन्हें स्टेपी कहा जाता था, उत्तर की ओर वर्ण प्रांतों में जो है ये बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान जो थे मंगोल और तुर्की की जनजातियों में एकता पैदा करके एक शक्तिशाली सैन्य जो है बल में इन्होंने अपने आप को बदल लिया था। और मृत्यु के समय 1227 में जो है प्रदेश का शासक था और उत्तर जो है उनके ही मंगोलों के उत्तराधिकारियों ने जो है एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। और इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप, चीन, मध्य पूर्व का जो बड़ा हिस्सा था उसमें जो है इसने जो मंगोल के उत्तराधिकारी थे इन्होंने अपने जो पूर्वी रूस, पूर्वी यूरोप और चीन का हिस्सा था वो अपने अधीन क्षेत्र में कर लिया था। मंगोलों के पास एक अच्छी सैन्य शक्ति थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, विभिन्न जाति धार्मिक समूह के साथ जो है ये आपस में समर्थन और समझौता बना के रखते थे। तो इस अध्याय में हमने जो है कई शब्दों को पढ़ा है। जैसे वर्ण व्यवस्था को हमने पढ़ा है, 4 तरह की वर्ण व्यवस्था थी। जाति हमने पढ़ी है, जाति जनजाति जो है। टांडा हमने पढ़ा है। टांडा जो है एक गोंड जनजाति थी उसके लिए प्रयोग किया गया है। गढ़ हमने पढ़ा है। 84 हमने पढ़ा है। एक गांव होता था, गांव को जो छोटे छोटे गांव के रूप में 84 गांवों में विभाजित कर दिया जाता था। बरोत हमने पढ़ा है। भूया हमने पढ़ा है। इसमें पाइक हमने पढ़ा है। जो मजदूर होते थे एक गांव से दूसरे गांव भेजे जाते थे उन्हें पाइक कहा जाता था। खेल हमने पढ़ा है। बुरंजी और जनगणना भी हमने पढ़ी है। जनगणना जैसे एक गांव की जनगणना की जाती थी और जहाँ पे भी ज़्यादा जनगणना के अनुसार लोग होते थे तो ऐसे में उन्हें मजदूरी
नौकरी के लिए एक गांव से दूसरे गांव भेजा जाता था। तो अगर जो है जो ये शब्द थे इस अध्याय में पढ़े हैं तो ये मतलब अच्छी तरह से समझ आ गए हैं। तो ये हमारा जो है ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है यहीं पे। तो ये आज का हमारा चैप्टर था। थैंक यू सो मच।